तो ड्रामा की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड ज़ैंग को देखते हैं, जिसका क्लास में ध्यान न होने की वजह से टीचर उसे डांट लगाते हैं और कहते हैं कि कल मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगा, तो इसलिए पेरेंट्स को साथ लेकर आना। लेकिन वो पेरेंट्स की डांट से बचने के लिए आइडिया लगाती है और वो अपने भाई को लाने का डिसाइड करती है। अब वो घर आकर अपने भाई को मस्का लगाने की कोशिश करती है। वो उसके लिए फ्रूट्स लेकर जाती है, लेकिन वो उसके रूम में किसी दूसरे लड़के को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वो लड़का काफी ज्यादा हैंडसम था। और ये था हमारा मेन लीड जाशु, जो कि सांगजी के बड़े भाई शांगशान का दोस्त था। दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, इसलिए शांगशान उसकी हेल्प करने से मना कर देता है। अब वो उससे बड़ा भाई बनकर स्कूल आने के लिए कहती है और वो उसका नाम, क्लास और स्कूल का एड्रेस पूछकर यहाँ से चला जाता है। बेचारी सांगजी सोच में होती है कि वो स्कूल आएगा या नहीं। इसके बाद हम 3 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ सांगजी अब क्लास 11th में है और सांगयंग अभी कॉलेज में पढ़ रहा है। यहाँ पर सांगयंग अपना और अपने फ्रेंड का सामान हॉस्टल में शिफ्ट कराने के लिए अपने डैड का कार मांगता है। सांगजी उसकी हेल्प करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे तो जाशु से मिलना है, क्योंकि उसे स्कूल टाइम से ही उसके ऊपर क्रश है। इसलिए अब वो उनकी हॉस्टल पहुँच जाती है। तभी वो उनकी कार में एक टॉय पड़ा हुआ देखती है, लेकिन तभी वहाँ पर जाशु आ जाता है और इसे देखकर तो ऐसा फील होता है कि जैसे मानो कि आसमान से उतरा हुआ कोई एंजल है। इसे देखकर वो सीधा ब्लश करने लगती है। पहली नजर में वो उसे पहचान नहीं पाता कि वो शांगयंग की वही छोटी सी सिस्टर है, लेकिन फिर वो उसे पहचान लेता है। वो कहता है कि मेरा 3 साल पहले तुम पर एक एहसान था, इसलिए तुम मेरी ये सामान ले जाने में मेरी हेल्प करो। इसलिए वो उनका सामान रूम तक पहुंचा देती है। यहाँ पर वो उसके दूसरे दोस्तों से भी मिलती है। जाशु को एक कॉल आता है, इसलिए वो तुरंत वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद उसके दोस्त कहने लगते हैं कि शायद जाशु को कोई गर्लफ्रेंड मिल गई हो, इसलिए वो हर वक्त बाहर ही रहता है। ऐसा सुनकर शांगजी थोड़ा अपसेट होती है, इसलिए वो अपने घर चली जाती है। लेकिन वो अपना नोटबुक यहीं पर भूल गई थी। अब वो अपने भाई को कॉल करती है, लेकिन वो गेम खेल रहा था, इसलिए वो जाशु को बात करने के लिए कहता है। तो सांगशी उसे कहती है कि उसे कल ही एक एसे सबमिट करना है और नोटबुक उनके यहाँ पर है। वो कहता है कि तो फिर वो उसके भाई के हाथों वो घर भिजवा देगा। वो कहती है कि फिर तो उसके पास टाइम ही नहीं बचेगा। अब वो कहता है कि फिर मैं तुम्हारे भाई को एसे लिखने के लिए कह देता हूँ। इस पर वो उसे मना करते हुए कहती है कि उसे ये सब बिल्कुल नहीं आता और अगर उसने कुछ लिखा भी तो वो गड़बड़ कर देगा और अभी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या लिखूं। तो फिर वो कहता है कि ठीक है, कल फिर तुम मुझे बस स्टॉप पर मिलना, मैं तुम्हें ऐसे लिखकर लौटा दूंगा। ऐसा सुनकर वो बहुत खुश होती है। एंड देन वो सुबह का अलार्म लगाकर सो जाती है। मॉर्निंग में टाइम से पहले उठकर तैयार होकर वो बस स्टॉप पर पहुंच जाती है, लेकिन काफी देर वेट करने के बाद भी जाशु नहीं आता। तो वो सोचने लग जाती है कि क्या वो आ जाएगा या नहीं। और फिर इसके बाद वो बचपन की बात याद करती है जब वो स्कूल में उसका वेट कर रही थी, लेकिन वो उस वक्त भी नहीं आया था, जिस वजह से उसे बहुत डांट पड़ी थी। इसलिए वो काफी अपसेट होकर घर आती है, लेकिन चलते चलते वो गिर गई थी और तभी वहाँ पर जाशु आ गया था, जिसने उसे लेट से आने के लिए सॉरी कहा था। अब वो तभी उसे टीचर से मिलाने के लिए ले जाती है। वो उसे ले जाते वक्त ही सब समझा देती है कि टीचर के सामने क्या कहना है, कैसे कहना है। दोनों ही टीचर के पास पहुंचकर बहाना देते हैं कि उनके पेरेंट्स काम में बिजी हैं। तो टीचर सांगजी का कंप्लेन लगाते हैं और कहते हैं कि वैसे तो ये क्लास की टॉपर है, मगर क्लास में इसका ध्यान नहीं होता और ये हर वक्त ड्राइंग करती रहती है, इसलिए वो भी उसे झूठ मूठ कर डांटता है और टीचर के सामने उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है। खैर अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि जाशिंग शांशु को कॉल करता है। वो उसे कहती है कि अगर तुम जल्दी से नहीं आए तो देखना तुम्हारी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी। तभी जाशु पीछे से आ जाता है और ये इसके लिए मिल्क बॉटल खरीदने के लिए गया था। अब वो पास ही में ब्रेकफास्ट खरीदने के लिए जाती है और फिर वो शांशु को छुप कर देखने लग जाती है। वो नोटिस करता है तो वो पूछता है कि क्या उसे कुछ खाना है। अब वो टेबल पर आकर बैठ जाता है, लेकिन फिर भी वो उसे चोरी छुपे देख रही होती है। लेकिन अब वो उसे कहता है कि पहले मिल्क पी लो एंड देन ऐसे लिखने में ध्यान दो। लेकिन अब वो मिल्क बॉटल अपने बैग में रख लेती है, क्योंकि उसे मिल्क से एलर्जी है। खैर उसके बाद वो उसे स्कूल छोड़ने के लिए आता है। जाशु ने उसका ऐसे पढ़ लिया था, जिसमें कुछ खास नहीं लिखा था, इसलिए वो अपना लिखा हुआ ऐसे उसके बैग में डालता है, जो कि उसने कल ही उसके लिए लिखा था। खैर उसके जाने के बाद फू चैंग नाम का लड़का उसके सामने आता है, जो कि उसे जूनियर स्कूल से ही लाइक करता है। वो उसे इम्प्रेस करने के लिए डांस करके दिखाता है, लेकिन उसका ये डांस देखकर सांगजी को बहुत ही एम्बैरसिंग फील हो रहा था, इसलिए अब वो उसे क्लास में जाने के लिए कह देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सांगजी के पेरेंट्स कल एक शादी में जाने वाले थे, इसलिए वो शांगयांग को घर बुला देते हैं। इसलिए वो अगली सुबह आता है और वो उसे बाहर चलकर खाने के लिए कहता है, लेकिन इसका कोई मूड नहीं था बाहर जाकर खाने का। लेकिन वो किसी को कॉल करके कहता है कि मैं अपने दोस्त के साथ खाना खाने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर वो उसके
उसके साथ जाने के लिए मान जाती है क्योंकि उसका दोस्त यानी कि जाशु भी उसके साथ होगा। लेकिन बाहर आने पर पता चलता है कि उसका तो कोई और दूसरा दोस्त था। लेकिन थोड़ी देर में वो उसे भी पिक कर लेता है। वो रात भर ओवर टाइम काम करके बहुत थक गया था, इसलिए वो कार में ही सो जाता है। उसे देखकर वो सोचती है कि ये कितना ज्यादा हार्ड वर्किंग है। वो उसे छुप छुप कर देखने लग जाती है, लेकिन तभी वो नोटिस कर लेता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हें बहुत ज्यादा हैंडसम लगता हूँ। ऐसा सुनकर वो नर्वस होकर कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर वो पूछता है कि तो फिर मुझे बार बार छुप छुप कर क्यों देखती हो। वो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस फील करती है, लेकिन उनका दूसरा दोस्त टॉपिक चेंज कर देता है। अब ये लोग रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं, लेकिन शांति को पीरियड्स आ जाते हैं, जिस वजह से वो बाहर नहीं जाती। वो अपने भाई को कहती तो है, लेकिन उसका भाई कुछ नहीं सुनता, इसलिए शांति बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। जियाशिन जब ये नोटिस करता है तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें वॉशरूम जाना है, लेकिन उसे उसके सामने काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वो उसके स्कर्ट में ब्लड नोटिस करता है, इसलिए वो जल्दी से उसे कवर करते हुए उसके पीछे पीछे वॉशरूम तक आ जाता है और उसे थोड़ी देर वेट करने के लिए कहकर पास के सुपरमार्केट से पैड्स खरीद कर एक लड़की के हाथों फीमेल वॉशरूम में भिजवा देता है। ये सब होने के बाद तो उसे बाहर आने में बहुत शर्म लगती है, लेकिन यहाँ पर सभी लोग मिलकर उसे काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील कर पाते हैं और सभी लोग साथ में खाना खाने के लिए बैठते हैं। सांगजी को खाने में मीट बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो जैशु उसके खाने में से मीट निकाल देता है। ऐसा देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है। यहाँ से निकलते वक्त वो एक टॉय मशीन देखती है। वो टॉयज निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक भी टॉयज निकाल नहीं पाती। तभी जैशु वहाँ पर आ जाता है और उसके लिए एक टॉय निकाल देता है। ऐसा देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है। अगले दिन उसकी फ्रेंड उसे एक कॉफी शॉप पर लाती है, जहाँ वो जैशु को पार्ट टाइम जॉब करता हुआ देखती है। ऐसा देखकर वो हैरान हो जाती है। अभी जैशु उन्हें अपनी ओर से ट्रीट देता है। शांगजी ओनर के साथ उसकी बात सुनती है, जिससे उसे पता चलता है कि जैशु को पैसों की जरूरत है, इसलिए उसने ओनर से एडवांस में पैसे भी लिए, इसलिए अब वो उसे पे करने के लिए जाती है। लेकिन वो उसे मना करते हुए कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। अब ये दोनों फू चैंग का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं, इसलिए जैशु उसे कहता है कि रात होने से पहले घर वापस लौट आना, और वो हाँ में जवाब देकर चली जाती है। इसके बाद वो लोग फर्चो का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर फू चैंग सभी के सामने शांगजी को प्रपोज करने जा रहा था, लेकिन तभी वो उसे रोककर बाहर चली आती है और फू चैंग भी उसके पीछे आता है उससे बात करने के लिए। लेकिन वहीं खड़ी उसकी दोस्त ये सब देखकर परेशान होती है। ऐसा देखकर वो बहुत जेलस फील करती है और हमें पता चलता है कि ज़ेनरो फू चैंग को लाइक करती है। अब बाहर आकर वो फिर से उसे बताता है कि वो उसे लाइक करता है। वो कहता है कि जूनियर स्कूल में वो जब था तभी से वो उसे पसंद करता है, लेकिन वो उसे समझाती है कि लेकिन मैंने तो तुम्हें हमेशा अपना दोस्त समझा है। ऐसा सुनकर तो वो बेचारा रोने ही लग जाता है, लेकिन वो उसे समझाने लग जाती है एंड उसे चुप भी कराती है। वो कहती है कि वो लोग हमेशा अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। तभी वहाँ पर जैशु आ जाता है, जिसने इन दोनों की बातें सुन ली थी। फू चैंग उसे हेलो भैया कहकर चला जाता है, क्योंकि शांगजी के स्कूल में तो अभी भी इन सबको यही लगता है कि जैशु ही उसका भाई है। फू चैंग के जाने के बाद जैशु उसे समझाता है कि तुम्हें उससे अच्छे से बात करके मना करना चाहिए था, आखिरकार वो तुम्हारा दोस्त ही तो था, इसलिए अगली बार तुम उससे जब भी मिलो तो उसे शांति से समझा देना, वरना बेचारा फिर से रोता फिरेगा। अब वो अगले दिन स्कूल आती है, जहाँ पर ज़ेनरू उसे अवॉइड कर रही थी, क्योंकि स्कूल में आज स्पोर्ट्स डे था और टीचर्स उसका नाम हाई जे में लिखवा देते हैं, क्योंकि वो कभी भी स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं करती थी। अब वो अपने दोस्त से भी बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो अभी भी उसे अवॉइड ही करती है। खैर स्पोर्ट्स डे में ये लोग वॉलंटियर बनकर आए थे। जैशु तो शांगशी को फुल सपोर्ट करता है, लेकिन शांगशी तो हाई जंप मारते वक्त बहुत बुरी तरह से गिर जाती है और उसे चोट भी लग जाते हैं। अब वो उसे जल्दी से उठाकर मेडिकल रूम की तरफ ले जाता है। तभी टीचर उन्हें रोकते हुए आता है और पूछता है कि आखिर ये कौन है, क्योंकि टीचर को तो यही पता था कि जैशु ही उसका भाई है, इसलिए वो झूठ बोल देती है कि ये मेरे डैड हैं। ऐसा सुनकर टीचर हैरान हो जाते हैं और जैशु से वो लोग कंफर्म भी करते हैं। इसके बाद वो लोग उन्हें जाने देते हैं। अब वो गुस्से में आकर उसे उतारने लगता है, लेकिन फिर जैशु उसे पकड़ लेता है। वो उसे मेडिकल रूम में लाता है। यहाँ पर वो उसकी इंजरी क्लीन करता है एंड बैंडेड भी लगा देता है। ऐसा देखकर वो और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वो सोचती है कि ये कितना ज्यादा काइंड है, लेकिन तभी सांगयंग आता है और उसे कैरी करके घर की ओर ले जाने लगता है। तभी जैशु देखती है कि वो तो सभी के साथ बहुत ही काइंड है। ऐसा देखकर वो बहुत सैड होती है। अगले दिन स्कूल में ज़ेनरू सामने से ज़ैंडी के पास आती है और उसे स्कूल के बाद साथ में घूमने के लिए कहती है। सांगजी की एक्स्ट्रा क्लासेस थी, इसलिए वो घर जाने में लेट होती है, इसलिए वो अपने भाई को कॉल करके उसे पिक करने के लिए कहती है, मगर सांगयंग बिजी था, इसलिए उसने कहा था कि वो जियाशु को भेज देगा। लेकिन स्कूल की छुट्टी होने के बाद ही ये दोनों घूमने के लिए चले जाते हैं। अब वो बहुत ही खुश होती है कि उसकी दोस्त उससे दोबारा से बात करने लगी है।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सांजी के एग्जाम्स में अच्छे नंबर्स नहीं आते, तो उसके गार्जियंस कहते हैं कोई अच्छा ट्यूशन टीचर लगाने के लिए, जो कि उसका खुद का भाई होता है, लेकिन वो दोनों पढ़ते कम हैं और लड़ाई ज्यादा करते हैं। ये देखकर फैमिली कहती है कि इस तरह से तो पढ़ चुकी है लड़की। इसके बाद ये लोग इसका नया ट्यूशन टीचर ढूंढते हैं। अगले दिन वो सुबह सुबह तैयार हो जाती है और जब वो नीचे आती है तो वो किचन में जाशु को देखती है। उसे देखकर तो वो हैरान हो जाती है और सोफे के पीछे छुपने लगती है। तभी वहाँ पर उसका भाई आकर कहता है कि मम्मी ने तुम्हें बताया नहीं क्या कि ये तुम्हारा न्यू ट्यूशन टीचर है। और ऐसा सुनकर तो वो मन ही मन में बहुत खुश होती है। अब वो सारी बुक्स उठाकर नीचे पढ़ने के लिए आ जाती है, लेकिन वो देखती है कि ये दोनों तो गेम्स खेलने में बिजी हैं। वो उनके सामने ही आकर बैठ जाती है। सांग्यांग कहता है कि तुम थोड़ी देर अकेले पढ़ लो, हमारा गेम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। तब तक वो उसे अपने शेवी देखने के लिए देता है। इसमें वो जाशु के नाम का स्पेलिंग देखती है, जो देखकर वो अपने आप से कहती है कि मैंने इसके नाम का स्पेलिंग भी गलत सेव करके रखा है। लेकिन अब वो उसका क्यूट सा फेस देखती है और तभी उसे फोटो को क्लिक करने लगती है। फोटो क्लिक करता हुआ देखकर वो पोज मारता है और ऐसा देखकर वो एम्बैरेस फील करती है। अब वो जल्दी से अपने रूम में भागकर आ जाती है और सांजी के फोटोज देखने लग जाती है। थोड़ी देर में जाशु उसके रूम में आता है। अब वो जल्दी जल्दी करके अपना फोन छुपाने लगती है। इसके बाद ये लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। अगले दिन जब ये दोबारा पढ़ाने के लिए आता है तो काफी थका हुआ सा लगता है। वो कहता है कि मैं फिर से ओवर टाइम वर्क कर रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा टायर्ड फील कर रहा हूँ। वो उसे पास के सोफे में सोने के लिए कहती है। तब तक वो अपने से ही पढ़ाई कर लेगी और वो सोफे पर जाकर सो जाता है। सांजी उसके ऊपर अपना एक जैकेट रख देती है। कुछ देर बाद उसकी नींद खुलती है तो वो उसे अपने पास बैठा ड्राइंग करता हुआ देखता है। इसके बाद वो उसे थोड़ा डांट लगाता है और कहता है वो चेक कराने के लिए, लेकिन यहाँ पर उसने साइंस के क्वेश्चंस गलत किए थे। और उसके पूछने पर वो बताती है कि मुझे साइंस बिल्कुल भी नहीं पसंद। और अब वो उसे समझाने लग जाता है कि साइंस कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और अब वो उसे साइंस के बारे में अच्छे से समझाने के लिए साइंस म्यूजियम लेकर आता है। यहाँ पर सांग्यांग उन दोनों के साथ नहीं जाता क्योंकि उसे अपने फ्रेंड के साथ कहीं जाना होता है। यहाँ पर वो उसे साइंस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें दिखाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। उसे ये सब काफी इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन तभी अचानक से वो उससे पूछती है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। तभी वो कहता है कि अचानक से तुम ऐसा सवाल क्यों कर रही हो। वो कहती है कि तुम्हारे दोस्तों ने मुझे कहा था कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। वो कहता है कि वो लोग तो बस मस्ती करते रहते हैं, अभी तक तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और ऐसा सुनकर सांजी खुश होती है। वो कहती है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड होने के बाद भी मुझे ऐसे ही ट्रीट करोगे। तो वो कहता है कि हाँ, बल्कि मैं तो ऐसे ही गर्लफ्रेंड बनाऊंगा जो तुम्हें मेरी ही तरह अच्छे से ट्रीट करे। और ऐसा सुनकर वो सैड हो जाती है क्योंकि वो किसी और को गर्लफ्रेंड बनाने की बात कर रहा था। उसे अफसर देखकर जाशु कहता है कि सबसे पहले मैं तुम्हें ही बताऊंगा अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में। ऐसा सुनकर तो वो और भी ज्यादा हर्ट हो जाती है। इसके बाद तीनों एक जगह बैठकर बातें कर रहे थे और तभी सांग्यांग का कॉल आता है, जिसके बाद ये सब बाहर चले जाते हैं। लेकिन सांगजी की स्केच बुक यहीं पर छूट जाती है। अब जाशु को यहाँ पर कुछ काम था, इसलिए वो उन दोनों को घर जाने के लिए कह देता है। घर आकर वो नोटिस करती है कि उसकी स्केच बुक तो वहीं पर छूट गई। अब वो साइंस म्यूजियम में कॉल लगाती है तो सिक्योरिटी से उसे पता चलता है कि उसके साथ जो लड़का आया था उन्होंने उसे वो स्केच बुक दे दिया है। ऐसा सुनकर वो बहुत परेशान होती है और एम्बैरेस भी होती है क्योंकि उस स्केच बुक में उसने जाशु के ही स्केचेस बनाए होते हैं। वो बहुत ही ज्यादा सोचती है कि जाशु वो सब देखकर क्या सोच रहा होगा। अगली सुबह सांग्यांग उसकी स्केच बुक ला कर देता है। ऐसा देखकर वो फिर से सोचती है कि आखिर उसने ये स्केच बुक मेरे भाई के हाथों क्यों लौटाया, कहीं उसने स्केच बुक देख तो नहीं लिया। इधर सांग्यांग हॉस्टल वापस जाता है। यहाँ वो जाशु को बताता है कि सांगजी ऑनलाइन डेटिंग कर रही है। इस बारे में उसने मुझे खुद बताया, इसलिए आज मैंने उसे बहुत ज्यादा डांटा और उससे फोन और लैपटॉप भी छीन लिया है। इसलिए वो उसे एक दिन बाद पढ़ाने जाने के लिए कहता है। जाशु उसे कहता है कि तुम्हें तो उसे प्यार से समझाना चाहिए था, डांट कर समझाओगे तो उस पर बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ेगा। अब वो उससे बात करने के लिए घर वापस आता है और सांगजी तो अपने भाई की बात ही नहीं सुनती। अब वो सांग्यांग को उससे बात करने के लिए भेजता है। अब जाशु उससे उसकी ऑनलाइन डेट के बारे में पूछता है, जो कि इसने अपने भाई से झूठ बोला था क्योंकि उसे लग रहा था कि जाशु ने उसकी स्केच बुक देख ली होगी और वो समझ गया होगा कि वो उसे लाइक करती है। इसलिए उसने ये मैटर को डाइवर्ट करने के लिए अपने भाई से ऑनलाइन डेट के बारे में कह डाला। जाशु के पूछने पर वो बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड इसी सिटी में रहता है, जो कि जाशु का ही होम टाउन था। वो बेसिकली जाशु के बारे में ही उसे बता रही थी कि वो लड़का इसी साल ग्रेजुएट होने वाला है और उससे 5 साल बड़ा है। ये सब जानकर जाशु को उसकी फिक्र होने लगती है, इसलिए वो उससे उस लड़के का नंबर मांगता है। लेकिन सांगजी कहती है कि उसके पास नहीं है और अब वो उसे समझाता है कि उसे अभी डेट नहीं करना चाहिए, उसे पहले अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और अच्छे ग्रेड्स के साथ
बाद हाई स्कूल ग्रेजुएट करना चाहिए, जिसके बाद वो यूनिवर्सिटी में तो डेट कर ही सकती है, जिसके बाद उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। शांगजी समझ जाती है। वहीं जाशु उसे पढ़ाने लग जाता है। तभी कुछ दिनों में स्प्रिंग फेस्टिवल आ जाती है। अब उसकी मॉम एंड डैड जाशु को फेस्टिवल उनके साथ स्पेंड करने के लिए कहते हैं, इसलिए वो उनके साथ थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। इसी बीच वो उसकी जैकेट में रेड एनवेलप डाल देती है, जो कि सामने से देने से तो वो नहीं लेता। खैर, उनकी हेल्प करने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। रात को सांगजी की फैमिली फेस्टिवल सेलिब्रेट वगैरह करके डिनर करती है। यहाँ पर सांगजी को उसका फोन भी मिल जाता है और उसने जो झूठ मूठ का डेटिंग ऐप इंस्टॉल करके रखा था, अब वो भी डिलीट कर देती है। एक तरफ जाशु जो कि काम कर रहा था कि तभी उसे अचानक से पता चलता है कि उसकी डैड की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए वो जल्दी से अपने होम टाउन वापस चला जाता है। कुछ दिन बाद सांगजी के घर पर पार्सल्स आते हैं, जो कि जाशु ने उनके लिए न्यू ईयर गिफ्ट भेजी थी। उसे अपने भाई से पता चलता है कि जाशु के होम टाउन वापस जाने के बारे में। अब तो वो यहाँ पर जाशु के लिए न्यू ईयर गिफ्ट्स लेकर आई थी। वो जाशु का गिफ्ट ओपन करती है, जिसमें कि एक स्टफ टॉय होता है। वो उसे कॉल करके गिफ्ट के लिए थैंक यू कहती है और वो उसके डैड की हेल्थ के बारे में पूछती है। जाशु बताता है कि उनकी हेल्थ फिलहाल तो ठीक है। तभी जाशु के घर में एक लड़की आती है उसे न्यू ईयर विश करने के लिए, साथ ही साथ उसे एनवेलप भी देती है, मगर जाशु उसे मना कर देता है। लेकिन हम नोटिस करते हैं कि वो उस लड़की को देखकर काफी अनकंफर्टेबल था। खैर, कुछ दिनों में उसका ग्रेजुएशन सेरेमनी था। वो लड़की उसके साथ आना चाहती थी, लेकिन वो उसे मना कर देता है। इसके बाद जाशु का ग्रेजुएशन डे आता है और यहाँ पर सांगजी की फैमिली भी उससे मिलने के लिए आती है। यहाँ पर वो उसे देखती ही रह जाती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। इसके बाद वो जाशु को फ्लावर देने के लिए जाती है, लेकिन जब वो उसे गिफ्ट देने जाती है, जो कि एक टाई थी, और वो टाई इसने उसके लिए खरीदी थी, लेकिन वो उसे गिफ्ट दे पाती कि तभी उसके दोस्त उसे बुला लेते हैं। अब वो फोटोज वगैरह खिंचवाने में बिजी हो जाता है। इसके बाद वो सांगजी के साथ भी फोटोज क्लिक कराता है। अब रात को ये सभी लोग अपने साथ आखिरी पार्टी करते हैं। यहाँ पर शाहजहान बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेता है, क्योंकि अब सारे फ्रेंड्स अलग अलग हो जाएंगे। जाशु उसे घर छोड़ने के लिए आता है। काफी रात हो चुकी थी, इसलिए जाशु की माँ उसे अपने घर में रुकने के लिए कहती है और वो सांगयांग के रूम में ही रुक जाता है। अब शांगजी उसके फ्रेश होने के लिए टॉवल वगैरह लाती है, लेकिन कुछ देर बाद वो जब बाहर आकर देखती है कि जाशु तो अकेला हॉल में बैठा हुआ था और वो अपने डैड के हेल्थ के बारे में सोच रहा था। तभी सांगजी उसके पास बात करने के लिए आती है। सांगजी के बार बार पूछने पर वो उसे बता देता है कि उसकी फैमिली काफी बड़े कर्जे में है, इसलिए वो दिन रात बस काम ही करता है और इसमें उसके डैड का इलाज भी चल रहा है। ऐसा सुनकर वो उसके लिए काफी ज्यादा परेशान होती है। वो कहती है कि वो हाई स्कूल ग्रेजुएट होने के बाद पार्ट टाइम जॉब करके पैसों के मामले में उसकी हेल्प कर सकती है। जाशु कहता है कि तुमने इतना कहा यही काफी है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम बस अच्छे से पढ़ाई करो। ऐसा कहकर वो उसे सोने जाने के लिए कह देता है, लेकिन सांगजी को तो नींद ही नहीं आ रही थी। तभी वो बाहर से आवाज सुनती है। वो उसे बाहर जाते हुए देखती है। जाशु भी उसे बालकनी में देख लेता है और वो उसे अपना फोन दिखाकर बाय कहकर चला जाता है। वो अपने रूम में आकर फोन चेक करती है तो उसने मैसेज में उसे अच्छे से पढ़ाई करने के लिए लिखा होता है, ताकि वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके। और उसके हर एक एग्जाम के रिजल्ट्स भी उसे भेजने के लिए कहा था। वो तो अगले दिन से ही यूनिवर्सिटी के बारे में देखने लग जाती है। अब वो जाशु के होम टाउन वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए फुल जोरों शोरों से पढ़ाई चालू कर देती है और एग्जाम में काफी अच्छा परफॉर्म करती है। इसके रिजल्ट्स वो जाशु को भी भेजती रहती है। इसी तरह वो एक दिन अपने भाई को बात करते हुए सुनती है कि जाशु की कोई गर्लफ्रेंड बन गई है, जिस बारे में वो अपने भाई से पूछती है कि तो वो भी इस बात को कंफर्म करता है। ऐसा सुनकर शांगजी तो बहुत ही ज्यादा सैड होती है। इसके बारे में वो जाशु को मैसेज करके पूछती है, लेकिन फिर वो उसे मैसेज नहीं करती। लेकिन फिर अगले दिन वो सीधा फ्लाइट से जाशु के होम टाउन ही पहुँच जाती है। सुबह से जब घर वालों को शांगजी कहीं दिखाई नहीं देती तो वो भी परेशान होकर उसे ढूंढने लगते हैं। शांगयांग तो उसे ढूंढने के लिए कार ही लेकर निकल जाता है। अब शांगयांग उसे कॉल करता है तो वो उसे बताती है कि वो यही इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर है। यहाँ पर वो अपने भाई से झूठ बोल देती है कि वो अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए आई थी। ऐसा सुनकर वो उसके ऊपर और भी गुस्सा करता है और उसे वहीं पर रुकने के लिए भी कहता है, क्योंकि वो जाशु को उसे पिक करने के लिए भेज रहा है। वो जाशु को कॉल करके एयरपोर्ट बुलवाता है। यहाँ जाशु के साथ एक लड़की भी होती है और ये इसे देखकर उसकी गर्लफ्रेंड समझ बैठती है। वो मन ही मन में बहुत सैड हो जाती है। जाशु उससे पूछने आता है कि वो अचानक यहाँ क्यों आ गई। उसकी फैमिली मेंबर्स परेशान हो रहे हैं। शांगजी उससे सैड होकर कहती है कि उसके डेटिंग वाले बॉयफ्रेंड ने उसे बुलाया था, मगर उसने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मेरी एज उससे बहुत कम है। तब वो उसे प्यार से समझाने लग जाता है कि कोई बात नहीं। इस पर वो और भी ज्यादा रोते हुए कहती है कि अब तो उसे एक गर्लफ्रेंड भी मिल गई है। वो इनडायरेक्टली उसे ही ये बातें कह रही होती है। अब वो उसे कंसोल करते हुए कहता है कि तुम रो मत, तुम्हें उससे अच्छा बॉयफ्रेंड मिलेगा। और ऐसा सुनकर वो और ज्यादा रोने लग जाती है। वो उसके आंसू पोंछने के लिए टिश्यू ढूंढने
रोने लगता है तो उसके साथ आई हुई लड़की उसे टिश्यू देती है, जिससे वो उसके आंसू पोंछता है। उसे अपना कोट पहना कर वॉशरूम से फेस साफ करके आने के लिए कहता है, लेकिन शांगजी इधर भी आकर रोने लग जाती है क्योंकि आज उसके इतने सालों का क्रश किसी और के साथ था। अब जियाशु उसके लिए रिटर्न टिकट करवा लेता है, लेकिन इससे पहले वो साथ में खाना खाने के लिए उसे ले जाता है। शांगजी उससे उस लड़की के बारे में पूछती है। वो बताता है कि उसे काम आ गया तो वो चली गई। शांगजी उसे टिकट के पैसे देने की बात करती है। वो कहता है कि नहीं, टिकट इतने भी महंगे नहीं थे। अब वो उसके लाया हुआ टाई वाला गिफ्ट उसे देती है, जो कि जियाशु एक्सेप्ट कर लेता है। तभी वो एक कॉल अटेंड करने जाता है। इसी बीच शांगजी जियाशु के पर्स में रख देती है। खैर, कॉल पर बात करने के बाद शांगजी उसे कहती है कि अब उसे घर जाना है। जाने से पहले वो उसे उसी का दिया हुआ सॉफ्ट टॉय देती जाती है। वो अंदर से काफी ज्यादा ब्रोकन होती है, लेकिन फिर भी फेस पर उसके स्माइल होता है और वो उसे गुड बाय कहकर चली जाती है। अब वो प्लेन से अपनी सिटी वापस आ जाती है, जहाँ उसका भाई एयरपोर्ट के बाहर उसका वेट कर रहा था। अब वो सांगजी से कहता है कि मैं आज तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। ऐसा सुनकर सांगजी उसे रोते हुए गले लगा लेती है और बेचारी चुप होने का नाम भी नहीं लेती। शांगयिंग भी उसे कंसोल करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके दोस्त ने उसे बता दिया था कि उसका हार्ट ब्रेक हुआ है और जब वो घर जाए तो उसे कोई भी उल्टी सीधी बातें मत सुनाना। बेचारी सांगजी अपने रूम में आकर फिर से रोने लग जाती है। वो अपने रूम से वो सारा सामान निकाल देती है, जिसकी वजह से जियाशु के साथ उसकी मेमोरीज जुड़ी हुई थी। वो उन सारी चीजों को एक बॉक्स में भर कर रख देती है। इसके बाद हम फिर से 3 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ सांगजी का एडमिशन हो चुका था, लेकिन इन 3 सालों में उसने एक भी बार जियाशु से बात नहीं करा। न ही यहाँ आने के बाद वो एक भी बार उससे मिली है। यहाँ पर उसके 3 रूममेट्स हैं, जो कि शांगजी के बेस्ट फ्रेंड्स भी बन चुके हैं। वो थे युशिंग और लान। लांग जियो पर गिर जाती है तो उसकी हेल्प करने के लिए एक लड़का भाग कर आता है, जिसका नाम होता है मिंग। मिंग आज उसे अपने बर्थडे में इनवाइट कर लेती है और साथ ही साथ उसके दोस्तों को भी लाने के लिए कहती है। रात में मिंग अपने दोस्तों के साथ पब में पहुंच जाता है, जहां मिंग ने अपनी बर्थडे पार्टी रखी थी। ये सभी लोग अपने बुक किए हुए रूम की तरफ चले जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि सामने से जियाशु पार हो जाता है, लेकिन शांगशिंग और जियाशु एक दूसरे को नहीं देख पाते। दोनों ही अपने अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि मिंग तो शांगजी पे कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा था और अब वो उससे बात करने के लिए आता है। शांगजी भी थोड़ी देर उससे बात करके फ्रेश हवा खाने के लिए बाहर आ जाती है। तभी अपने कोट से फोन निकालते टाइम कि तभी सिगरेट का पैकेट भी नीचे गिरता है, जिसे वो जैसे ही उठाने जाती है कि तभी सामने से जियाशु उसका नाम लेकर पुकारता है, जो सुनकर वो पूरी तरह से हैरान रह जाती है। वो सिगरेट का पैकेट उठाकर कहता है कि क्या अब तुम सिगरेट भी पीने लगी हो और तुमने तो ड्रिंक भी किया है। वो उसे कहती है कि ये मेरे फ्रेंड का है और मैंने तो बस थोड़ी सी ही ड्रिंक करी है। वो कहता है कि क्या तुमने अपने उसी बॉयफ्रेंड के लिए इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। वो कहती है कि नहीं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे ये यूनिवर्सिटी पसंद थी इसलिए मैंने एडमिशन लिया। अब जियाशु उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर इतने टाइम से हो, लेकिन तुम कभी मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आई और एक बार भी तुमने मेरे मैसेजेस और कॉल का रिप्लाई नहीं किया। तो वो बहाना कर देती है कि वो पढ़ाई में बहुत बिजी थी। वो उसे इतनी रात को ड्रिंक करने के लिए लेक्चर सुनाता है और बार बार उसे बच्ची बुला रहा था। ये सुनकर वो कहती है कि मैं कोई बच्ची नहीं रही, इसलिए प्लीज मुझे बच्ची तो मत बुलाओ। जियाशु कहता है कि तुम अभी भी मेरे लिए वही छोटी बच्ची हो और ऐसा सुनकर वो चिढ़कर चली जाती है। अपनी फ्रेंड का बर्थडे वो सेलिब्रेट करती है। उसके फ्रेंड्स यहाँ पर देर रात तक रुकने वाले थे, इसीलिए शांगजी अपनी फ्रेंड से कहकर डॉर्मेट्री की ओर जाने लगती है। जाते हुए वो जियाशु को बुरा भला बोल रही होती है कि तभी सामने से उसे दोबारा जियाशु मिल जाता है। वो उसे कहता है कि क्या तुम मुझे बुरा भला कह रही थी। शांगजी कहती है नहीं तो, मैं तो बस अपनी डॉर्मेट्री जा रही हूँ। वो उसे अपनी कार से ड्रॉप करने के लिए जाता है, जहाँ रास्ते में वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे किसी बात से नाराज हो तो तुम मुझे बता सकती हो। लेकिन सांगजी उससे कुछ भी नहीं कहती, जिसके बाद वो उसे फिर से बच्ची बुलाने लगता है। ऐसा सुनकर वो फिर से उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है कि मैंने कहा था ना कि तुम मुझे बच्ची बुलाओ, मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद और अब तो मैं बड़ी भी हो चुकी हूँ। वो कहता है कि तुम चाहे कितनी भी बड़ी हो जाओ, जिस तरह से तुम अपने पेरेंट्स के लिए छोटी बच्ची हो उसी तरह से मेरे लिए भी हो। तो फिर वो कह देती है कि इसका मतलब तुम मेरे डैडी बनना चाहते हो। ये सुनने के बाद तो वो बेचारा शांत हो जाता है। अब उसे डॉर्मेट्री में छोड़ने से पहले उसे हैंगओवर सूप देकर जाता है, जो सांगी रूम में आकर पीकर सो जाती है। और उसे सुबह जियाशु का मैसेज आता है कि वो रात को सही से सोई थी या नहीं। तो शांगजी के फ्रेंड्स उसे बताते हैं कि कल मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही बातें कर रहा था, क्या तुम दोनों की बात कुछ आगे बढ़ी? उसने तो तुम्हारा नंबर भी हमसे लिया था, क्या उसने तुम्हें कोई मैसेज किया? क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद वो तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। अब वो उसकी मैसेज भी चेक करने लगती है। उसने उसे कई सारे मैसेज किए थे कि अगली बार से कहीं मत जाना।
मैं तुम्हें डॉर्मेट्री तक ड्रॉप करने के लिए आ सकता हूँ। अब जाशु को भी मैसेज आता है कि अगर तुमने अगली बार ड्रिंक किया कि तुम उसके साथ ही वापस आना। उसके फ्रेंड्स भी मैसेज देखने के लिए आते हैं, लेकिन वो टॉपिक चेंज करते हुए कहती है कि मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। और वो अपनी लव स्टोरी बताकर कहने लगती है कि मेरी एक फ्रेंड जो कि अपने भाई के दोस्त को लाइक करती है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो लड़का भी उसे लाइक करता है। अब वो लोग उससे उस लड़की के बारे में पूछने लग जाते हैं। वो सब उस लड़के के बारे में कहती है कि वो बहुत ही हैंडसम है और वो एक गेम डेवलपर है। खैर इसके बाद उसे डैड का कॉल आता है, जिसके बाद वो उसे जाशु से मिलने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो उसे बचपन से ही कितनी अच्छी तरह से ट्रीट करता आया है। और अगर जब वो उसी के शहर में है तो वो उसे डिनर ट्रीट देने के लिए कहते हैं। इधर जाशु जो कि मीटिंग में अपने नए गेम के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। मीटिंग के बाद चांगजी उसे मैसेज करती है और डिनर के लिए घर पर बुलाती है और काफी रिस्पेक्टफुली आप कहकर बात करती है। ऐसा मैसेज देखकर वो उसे कॉल करता है और कहता है कि मैं अगले वीकेंड फ्री होऊंगा, तो हम लोग नेक्स्ट वीकेंड खाना खाने के लिए जाएंगे। लेकिन अचानक से तुम मुझे इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट क्यों दे रही हो, क्या कोई बात है? तो वो कहती है नहीं तो, और कहती है कि आप मुझसे बड़े हैं इसलिए मैं इतना रिस्पेक्ट कर रही हूँ। वो कहती है कि डैड ने मुझे सिखाया है कि अपने से बड़ों से रिस्पेक्टफुली ही बात करना चाहिए, वैसे भी आप तो मुझे बच्चे ही बुलाते हो ना। ऐसा वो उसे टॉन्ट मारते हुए कहती है। इसके बाद सांगजी जब यूनिवर्सिटी में होती है तो मैंग उससे बात करने के लिए आता है और उसे अगले वीकेंड साथ में मूवी देखने के लिए इन्वाइट करता है। लेकिन अगले वीकेंड तो जाशु के साथ वो डिनर पर जाने वाली थी, लेकिन वो सबके सामने उसे मना नहीं करती, जैसा कि उसे जाशु ने कहा था कि उसे अच्छे से समझाकर किसी को रिजेक्ट करना चाहिए। इसलिए वो सबके सामने तो मान जाती है, लेकिन सोचती है कि वो उसे बाद में बता देगी। इधर उसे एक जाशु नाम की लड़की से पार्सल रिसीव होता है, जो कि वो एक दूसरे रूम में फेंक देता है। इसके बाद उसे जियांग का मैसेज आता है उसके पार्सल के बारे में पूछने के लिए, लेकिन जाशु उसे साफ मना कर देता है कि अगली बार कुछ भी मत भेजना, और कहता है कि मुझे तुम्हें जितने भी पैसे देने थे वो मैं इतने सालों से तुम्हें दे चुका हूँ, इसलिए आगे से मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। अब इनके बीच क्या प्रॉब्लम है ये तो हमें कहानी में आगे ही पता चलेगा। इधर जाशु तो दिन रात बैठकर सिर्फ काम ही कर रहा था, खाना पीना तक बेचारा भूल चुका था। लेकिन जब वो सुबह का खाना रात को खाता है तो इसी वजह से उसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। आज ही वो सांगी के साथ डिनर पर जाने वाला था, लेकिन सांगजी के कॉल आने पर वो उसे अकेले ही खाना खाने के लिए कह देता है। लेकिन उसकी आवाज सुनकर वो समझ जाती है कि वो बीमार है। उसके 10 बार पूछने पर वो उसे बता देता है कि उसे फूड पॉइजनिंग हो गई है। सांगजी उसे किसी के साथ हॉस्पिटल जाने के लिए कहती है, लेकिन ऑफिस में तो कोई नहीं था, इसलिए वो ऑफिस का एड्रेस मांगती है, लेकिन वो उसे मना कर रहा था। लेकिन वो उसे इतना फोर्स करती है कि वो उसे एड्रेस बता देता है। अब वो ऑफिस पहुँचती है तो देखती है कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रखी है। वो उसे बाहर लाती है और टैक्सी ढूंढने लगती है। टैक्सी रोक कर जब वो उसे लेने जाती है तो एक्सीडेंटली उसकी फॉरहेड पर किस हो जाती है। वो कहता है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो कहती है कोई बात नहीं, ये कहकर वो टैक्सी में बैठाती है। हॉस्पिटल ले जाने पर उसे पता चलता है कि उसे अपेंडिक्स की सर्जरी करानी है, वरना उसकी तबीयत दिन पर दिन खराब होती चली जाएगी। अब वो यहाँ पर उसकी गार्जियन बन जाती है और अब उसको ऑपरेशन कराने के लिए ले जाया जाता है। वो उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है, लेकिन वो तो मना कर देती है। खैर वो अपने मॉम को कॉल करके इन सब के बारे में बताती है। वो कहती है कि मॉम उसकी देखभाल करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है। जब जाशु 18 साल का था तभी उसकी मॉम की बीमारी से डेथ हो गई थी और हमने जितने पैसे उसकी हेल्प करने के लिए दिए थे वो अपनी मेहनत से ही काम करके 6 महीने में ही लौटा दिए थे। मॉम उसकी देखभाल करने के लिए उसे वहीं पर रुकने के लिए कहती है और वो शांगजी को उसके डैड के बारे में नहीं बताती। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स उसे उसकी रिपोर्ट्स बताते हैं कि उसे 7 दिन तक रेस्ट करना पड़ेगा, इसलिए वो उसकी देखभाल करने के लिए यहीं पर रुक जाती है। लेकिन वो तो उसे बार बार जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मेरी टेंशन ना लो। जाशु के दिमाग में तो उनके फॉरहेड किस के बारे में ही बातें घूम रही थी। वो मन ही मन में सोच रहा था कि सांगजी इसके बारे में क्या सोच रही होगी। और अब शांगयांग उसका हालचाल पूछने के लिए उसे कॉल करता है। इसके बाद सांगजी भी वापस आ जाती है। उसके पूछने पर वो कहती है कि अगर मेरी जगह पर तुम होते तो क्या तुम मुझे अकेला छोड़कर चले जाते? मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए यहाँ पर रुकूंगी। अब वो कहती है कि मैं हम दोनों के लिए खाना लेकर आई हूँ। दोनों बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाते हुए वो काफी फनी लग रही थी, तो जाशु उसे देखकर हंसने ही लगता है। अब वो हाथ मुंह धुलने के लिए जाती है तो अब वो एक टॉवल भिंगाकर उसका फेस साफ करने के लिए आती है। तो वो कहता है कि मैं खुद ही कर लूंगा। वो कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, तुम बस रेस्ट करो। ऐसा कहकर वो उसका फेस क्लीन करती है। जाशु अपनी आंखें बंद करता है तो वो बस उसे देखने ही लग जाती है, लेकिन फिर अचानक से उसकी आंखें खोलने पर दोनों की नजरें मिल जाती हैं। जिसके बाद सांगजी वहाँ से भाग जाती है और वॉशरूम में ब्लश करते हुए अपने आप से कहती है भला उसे आंखें खोलने की क्या जरूरत थी। खैर वो रात में सोने के लिए नीचे मैट बिछाती है। तभी उसके फोन पर मिंग का मैसेज आता है। उसने एक वॉइस मैसेज भेजा था जो कि गलती से हाई वॉल्यूम पर प्ले हो जाता है और वो मैसेज में होता है कि वो सो रहा है या नहीं।
लेकिन वो देखती है कि वो तो सो चुका है और अब वो दूसरी ओर फेस कर लेती है। लेकिन तभी वो जोर से कहता है कि अगर तुम वॉइस मैसेज सुनना चाहती हो तो तुम सुन सकती हो। ऐसा सुनकर वो थोड़ी एम्बैरेस होकर पूछती है कि क्या तुम सोने का नाटक कर रहे थे और मेरी बातें सुन रहे थे? वो कहता है कि मैंने कब नाटक किया, मैं तो बस अपनी आंखें बंद किए हुए था। मिंग ने उस वॉइस मैसेज में मोबिल के लिए पूछा था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग उठकर वो फिर से उसका फेस क्लीन कर दी है और कहती है कि मुझे लेक्चर अटेंड करने जाना है, तो अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देना। वो कहता है कि मुझे घर से अपने लैपटॉप और कुछ कपड़े मंगवाने हैं। वो उसे लैपटॉप के लिए मना करती है क्योंकि वो जानती थी कि ये रेस्ट करने के बजाय लैपटॉप पर काम करेगा। वो उससे प्रॉमिस करता है कि वो ज्यादा काम नहीं करेगा, इसलिए वो उसे घर की चाबी और एड्रेस दे देता है। अब वो पहले अपनी क्लासेस अटेंड करने जाती है जहाँ पर उसे मिंग मिलता है। अब वो उसे सॉरी कहती है मूवी के लिए। वो कहती है कि उसके किसी रिलेटिव की तबीयत खराब थी, इसलिए उसे उनके पास जाना पड़ा था। मिंग पूछता है कि तो फिर हम इस वीकेंड जा सकते हैं, तो सॉन्ग जी इसके लिए मान जाती है। अब क्लासेस के बाद वो जैशु के घर जाती है जहाँ पर वो जैशी और अपने साथ वाली फोटो देखकर खुश होती है। अब वो उसका लैपटॉप और कुछ डेली का सामान लेकर घर से बाहर निकलती है कि तभी वही चियांग नाम की लड़की जैसू की बिल्डिंग में घुस जाती है। वो उसके अपार्टमेंट के बाहर खड़ी होकर उसे कॉल लगाती है, लेकिन वो उसका कॉल पिक नहीं करता। एक तरफ संजी हॉस्पिटल पहुंच जाती है और यहाँ पर उसके साइड वाले बेड पर एक अंकल एडमिट होते हैं। ये ओल्ड मैन को सुनने में बहुत ही प्रॉब्लम थी। ये इन दोनों को देखकर कपल समझ लेते हैं। ये दोनों कहते हैं कि हम लोग कपल नहीं है, लेकिन उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। वो पूछने लग जाते हैं कि उनकी शादी कब है। यहाँ पर जैशु कहता है कि हमारी शादी नहीं हुई है और अंकल सोचते हैं कि शायद शादी करने वाले हैं। तो वो पूछते हैं कि तो फिर शादी कब है। तो फिर ये कहता है कि इन्हें समझाना ही बेकार है। नेक्स्ट मॉर्निंग उठकर वो देखती है कि जैशु तो लैपटॉप पर ही काम कर रहा था, इसलिए वो उस पर गुस्सा करती है। इन दोनों की बातें चल रही थी, तभी ओल्ड मैन आते हैं। वो कहते हैं कि शादी से पहले ही तुम लोग इतना झगड़ रहे हो, तो फिर शादी के बाद ही क्या करोगे? ओल्ड मैन की बातें सुनकर दोनों लोग को बहुत एम्बैरेस लग रहा था, लेकिन जैशु तो बस स्माइल ही कर रहा था। इसी तरह से 7 दिन बीत जाते हैं। ओल्ड मैन की शादी वाली बात ही नहीं खत्म होती, इसीलिए सांगजी चिढ़कर कहती है कि हम जल्दी शादी करने वाले हैं और उस शादी में हम आपको भी बुलाएंगे। ऐसा कहकर वो घर लेकर जाने लगती है। रास्ते में जैशु उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा? तो वो कहती है चल करो, मजाक में कहा। इसके बाद वो उसे घर पर छोड़कर जाती है और घर में बहुत सारे नोट्स चिपका देती है कि कब क्या करना है, कैसे करना है, और वो उसका बहुत सारा ख्याल रखने के लिए कहती है। अब वो उसके लिखे हुए नोट्स के हिसाब से ही काम करता है। हर नोट के नीचे उसका रिप्लाई भी लिखता है, लेकिन आज जाकर काम करने वाली बात पर वो लिखता है कि ये थोड़ा मुश्किल है। अगले दिन वो ऑफिस जाता है, अपने काम पर लग जाता है, तो उसे पता चलता है कि शांगजी ने जिस लड़की को जैशु की गर्लफ्रेंड समझ लिया था, वो तो उसकी कंपनी में काम करने वाली एक कलीग थी और उसकी दोस्त भी थी। यहाँ पर जैशु को फिर से जियांग का कॉल आता है, तो वो कह देता है कि मुझे दोबारा कॉल करके परेशान मत करना। इधर शांगजी मिंग के साथ मूवी देखने के लिए जाती है और वो बाहर आकर जब ग्लो मशीन को देखती है, जिसे देखकर उसे जैशु की याद आती है। अब जैशु के डैड जिस हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उस हॉस्पिटल से उसे कॉल आता है और तब वो डॉक्टर से मिलने के लिए आता है। डॉक्टर उसे कहते हैं कि 9 साल हो गए, लेकिन आपके डैड की तबीयत में कोई सुधार नहीं है, लेकिन वो लोग पूरी कोशिश में हैं कि उसके डैड जल्दी ठीक हो जाएं। अब वो अपने डैड के पास आता है और सॉरी कहता है, जिससे हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि आज से 9 साल पहले जब जैशु और उसकी मॉम डैड के आने का वेट कर रहे थे, कि तभी थोड़ी देर में उसके डैड काफी घबराते हुए आते हैं। उनकी हालत देखकर पता चल रहा था कि उन्होंने ड्रिंक कर रखा है। वो डरते हुए उन्हें बताते हैं कि उन्होंने किसी का एक्सीडेंट कर दिया है। वहाँ कोई नहीं था, इसलिए वो वहाँ से भाग आए थे, और जिनका उन्होंने एक्सीडेंट किया था वो थे जियांग के डैड। ऐसा सुनकर वो हॉस्पिटल कॉल करने लगता है और चाचू की मॉम भी उसके डैड को पुलिस में जाने के लिए कहती है। ये लोग चाह रहे होते हैं कि उस आदमी की जान बचाई जा सके, वरना अगर थोड़ा भी लेट हुआ तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये सुनकर वो हॉस्पिटल कॉल कर रहा था, लेकिन उसके डैड उसे रोक रहे थे। मॉम समझाती है कि उस आदमी को बचाना बहुत जरूरी है, वरना बहुत ज्यादा मुसीबत हो जाएगी। लेकिन तभी डैड खिड़की से नीचे गिर जाते हैं और तभी से उनकी ये हालत हो गई, और कोर्ट ने भी मेडिकल कंडीशन की वजह से उन्हें बेल पर बाहर रखा है। इस इंसिडेंट के बाद उसकी मॉम भी बहुत ज्यादा दुखी रहने लगी। उनके पास पैसों की बहुत कमी हो गई थी। उसकी मॉम ने तो खाना पीना भी छोड़ दिया था। इस वजह से उनकी तबीयत भी बिगड़ गई थी, इसलिए वो बहुत सारे काम करके अपने डैड के इलाज के, अपनी मॉम के लिए, घर के लिए पैसे इकट्ठा करता था। इसी टाइम पर उसकी मॉम की भी सर्जरी होने वाली थी, जिस वजह से उसने तांग यांग की फैमिली से उधार लिया, लेकिन वो इन पैसों से भी अपनी मॉम की जान नहीं बचा पाया था। इसलिए वो अपने डैड से भी सॉरी कहता है और अपनी मॉम को भी याद करके सॉरी कहता है। नेक्स्ट इवनिंग देखते हैं कि वो उसे कॉल करता है और कहता है कि सॉरी, मैं काम की वजह से इतने दिन से तुमसे मिल नहीं पाया, इसलिए मैं आज तुमसे मिलना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर वो बहुत खुश होती है। उसके फ्रेंड उसे फटाफट तैयार करते हैं और रूम से बाहर भेज देते हैं। दोनों साथ में डिनर करने आते हैं।
पूछता है कि तुमने इतने दिन तक क्या किया। वो बताती है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ घूमी, पढ़ाई किया और किसी के साथ डेट पर जाने का भी वेट कर रही थी। वो कहता है कि क्या तुम सच में मेरे लिए इतना वेट कर रही थी। वो पूछता है कि कहीं तुम मेरी वजह से अपसेट तो नहीं हो ना। वो पूछती है कि नहीं, लेकिन तुम मुझे अपसेट लग रहे हो। तुम्हारे साथ तो सब ठीक है ना। वो कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और फाइनली मैं तुम्हारे साथ डिनर कर रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इसके बाद वो उसके लिए बहुत ही बड़ा कॉटन कैंडी बनाती है, जो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होकर खाते हैं। वो कहती है कि ये फर्स्ट टाइम है कि मैंने किसी लड़के के लिए कॉटन कैंडी बनाया। तो वो कहता है कि इसका मतलब है कि तुम मान गई, तो मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। तो वो कहती है कि मेरा इसका मतलब तो ये नहीं था, मैंने तुम्हारे लिए कॉटन कैंडी बनाया है, न कि तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। हवाजी के दिन से वो उसे दिन रात इम्प्रेस करने के पीछे पड़ जाता है। अब नेक्स्ट डे वो उसकी क्लास में आकर सभी के सामने उसे घूर घूर के देखे जा रहा था। उसकी दोस्त कहती है कि देखो उसका बॉयफ्रेंड उसे कैसे रोमांटिक वे में देख रहा है। ऐसा देखकर वो बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगती है। वो उसे कहती है कि मुझे नींद आ रही है। वो कहता है कि फिर सो जाओ। अब वो अपनी आंखें बंद करने का नाटक करती है। वो उसे देखते देखते उसकी क्लोज आने लगता है, उसके करीब आकर उसकी गाल छूता है, जिससे वो आंखें खोलकर उसकी ओर देखती है। वो कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। ये कहते वक्त वो उसका नाम ले लेती है और वो कहता है कि अभी तुमने क्या कहा, अभी जो हमारा रिलेशन है उसके हिसाब से ये कहना सही है क्या। वो कहता है कि तुम सोने का नाटक क्यों कर रही थी। खैर वो उसकी बातें सुनकर बहुत शर्मा रही थी और वो था कि उसके ऊपर से नजरें ही नहीं हटा रहा था। बेचारी वो तो उसकी तरफ देख ही नहीं पाती। सांगजी उसे अपने पास आने के लिए कहती है और उसकी गाल पर किस कर देती है, जो कि चाशु ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो कहता है कि क्या इसका मतलब हाँ है कि मैंने किस किया है, इसका मतलब हाँ कैसे हुआ। वो कहता है कि अब मान भी जाओ, तुमने तो मुझे किस भी कर लिया। वो कहती है इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। तो वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये इसके रूम पर होता है। वो उसके करीब आकर कहती है कि क्या इतना करीब से देखना काफी है, और वो उसे कहती है कि चलो अब जाओ, मुझे अपनी पढ़ाई पर फोकस करने दो। ऐसा कहकर वो डेस्क की ओर जाने लगती है कि तभी वो उसे अपने करीब कर लेता है और उसे किस करने ही जा रहा था कि तभी वो कहती है कि अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मेरा पढ़ाई पर फोकस नहीं होगा। तो फिर वो कहता है ठीक है मेरी प्यारी गर्लफ्रेंड, तुम यहाँ बैठकर पढ़ाई करो और तुम्हें क्या खाना है ये मुझे बता दो। वो कहती है कि जो भी तुम्हें पसंद है वो मुझे चलेगा। अब वो खाना बनाने चल जाता है और ये पढ़ाई करती है। कुछ घंटे बाद दोनों साथ में खाना खाते हैं। उसे उसके हाथ का खाना काफी पसंद आता है। खाना खाने के बाद दोनों प्लेट्स धोने के लिए जाते हैं। वो कहती है कि मैं जल्दी खाना बनाना सीख लूंगी ताकि फ्यूचर में तुम्हें ये सब ना करना पड़े। वो कहता है कि पर ये सब करने की जरूरत नहीं है। वो कहती है कि लेकिन मैंने चाहती कि तुम अकेले परेशान हो। वो उसकी ऐसी बातें सुनकर सिर्फ उसे देखे ही जा रहा था। वो कहता है कि मैं तुम्हारी प्लेट्स धोने में हेल्प करता हूँ। ये कहकर दोनों साथ में मिलकर प्लेट्स वगैरह साफ करने लगते हैं। इसके बाद वो फिर से रिविजन करने लग जाती है, लेकिन उसे पढ़ते पढ़ते नींद आने लग जाती है। वो काफी कोशिश करती है अपने आप को जगाए रखने की, लेकिन उसे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, इसलिए वो बेड पर लेट जाती है। बेड पर उसे चाशु का टॉय मिलता है, जो कि उसने 3 साल पहले एयरपोर्ट पर लौटाया था। वो उसे देखकर काफी खुश होती है, लेकिन फिर वो वहीं पर सो जाती है। अब जब वो रूम की तरफ आ रहा होता है तो वो उसकी आने की आवाज सुनकर उठने की जगह बेड से गिर जाती है और नीचे बैठकर ही पढ़ाई करने का नाटक करती है। वो उससे पूछता है कि आखिर तुम नीचे क्या कर रही हो। तो फिर वो कहती है कि रिविजन कर रही हूँ और ऐसे बैठने से मुझे नींद भी नहीं आ रही और ये काफी एक्साइटिंग भी है। अब वो खड़ी होती है तो वो उसे बेड पर ही गिरा देता है। इस वजह से वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है। वो उसे किस करने जा ही रहा था, लेकिन वो उसे साइड करके उठ जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा नर्वस हो गई थी। अब वो नीचे क्या कर रही थी इस बारे में पूछता है तो शांजी उसे बता देती है कि उसे नींद आ रही थी, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए सो गई थी, लेकिन उसे रूम में आता हुआ देखकर उठने के चक्कर में वो गिर गई थी। वो कहता है कि अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम सो जाओ। ऐसा कहकर वो उसे सुलाने लगता है। वो कहती है कि तुम अकेले बोर नहीं हो जाओगे। वो कहता है कि तुम मेरे साथ हो, इसी में मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब उसे सुनाने के बाद वो जा रहा था, लेकिन तभी वो उसका हाथ पकड़कर रोकती है। वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, मैं बस तुम्हारी वजह से थोड़ा नर्वस हो जाती हूँ, इसीलिए अभी मैंने जो कुछ भी किया अभी कुछ और मत सोचना। वो कहता है कि मुझे पता है, लेकिन तुम अभी कुछ और मत सोचो। अब शाम को वो उसे डॉर्मेट्री छोड़ने के लिए जाता है। जाते हुए वो उसे एक टॉफी देती है। अब वो उसका हाथ पकड़ के कहता है कि क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ। तो फिर वो कहती है कि इसमें पूछने की क्या बात है। वो कहता है कि पिछली बार के लिए आई एम रियली सॉरी, मैं तुमसे बिना पूछे तुम्हारे क्लोज आने की कोशिश करी जो शायद तुम्हें पसंद नहीं आया, इसलिए अब मैं तुमसे पूछ कर ही सब कुछ करूँगा। वो कहती है कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं थी, मैं बस थोड़ा नर्वस थी। वो कहता है कि फिर क्या मैं तुम्हारा हाथ होल्ड कर सकता हूँ। वो खुश होकर हाँ कहती है। दोनों हाथ पकड़ के बात करते हुए आते हैं। वो उसे इंटर्नशिप के बारे में बताती है कि उसने कुछ कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करा है और वो इस समर वेकेशन यहीं पर रुकेगी। वो कहता है कि हम अभी
अभी अभी रिलेशनशिप में आए हैं, इसलिए ये एक्सेप्ट करने में शायद तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। वो कहती है कि बिल्कुल नहीं। वो कहती है कि मैं बस थोड़ी नर्वस थी और कोई वजह नहीं है। मैंने तुम्हें अभी तक ये नहीं कहा, लेकिन मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ। ऐसा सुनकर वो बहुत खुश होता है और रिप्लाई में कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा सुनकर दोनों काफी खुश होते हैं। अब वो उसे डॉर्मेट्री छोड़ने के बाद अपने रूम में वापस आता है। यहाँ पर उसे अपने फ्रेंड फ्रेटी का कॉल आता है। वो कहता है कि मैं कुछ दिनों में तेरे शहर आ रहा हूँ, तो मेरे लिए पार्टी का इंतजाम करके रखना। यहाँ पर वो उसे बताता है कि वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। ये सुनकर फ्रेटी बहुत खुश होता है। वो कहता है कि भला मैंने ही तो तेरी हेल्प की है, तो मुझे बड़ी पार्टी चाहिए। जब उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कौन है, तो वो कहता है तुझे सोचना चाहिए कि जब तू उससे मिला था तो वो एक छोटी बच्ची थी। तो फिर वो कहता है कि भाई अब मैं क्या करूं, प्यार हो गया। अभी दोनों डिसाइड करते हैं कि उसके भाई से कैसे बात करना है, क्योंकि इसका भाई इन दोनों का बेस्ट फ्रेंड है। ये मोटू तो कहता है कि मैं नहीं जानता कि तेरी गर्लफ्रेंड कौन है, और मैं तो ये भी नहीं जानता कि तू मेरा दोस्त है। वो अपना मामला जाकर उसके भाई से लिपट, भला तुझे पूरी दुनिया में सिर्फ वही लड़की मिली थी। उसकी तो फट के 4 हो जाती है, ये सोच कर कि वो तो छोटी बच्ची है। अब ये दोनों फ्रेंड आपस में बातचीत करते हैं और अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करते हैं। एक तरफ इसकी फ्रेंड इसे मोटिवेट करती है कि रिलेशनशिप में फिजिकल टच तो कॉमन है, तो तू इतना दूर क्यों भागती है, इतना नर्वस क्यों होती है। जिसके बाद ये डिसाइड करती है कि मैं उसे डेट पर बुलाऊंगी और उसे किस करूंगी। अब ये उसे मैसेज करती है और ये दोनों स्केटिंग वाली जगह पर मिलते हैं और ये दोनों साथ में स्केटिंग करते हैं। ये इसे बताती है कि मैं बता दूं कि आज मैं तुम्हें किस करने वाली हूँ, जो सुनकर उसके मुंह में तो लड्डू फूटने लगता है। इसके बाद ये लोग स्केटिंग करते हैं और सही टाइम देखकर ये इसे किस करती है। किस करने के बाद वो कहता है कि मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं था, और फिर वो उसे प्यार से पकड़कर धीरे धीरे किस करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शांग-ची चियान से मिलने के लिए आती है। यहाँ पर वो उसे चियाशु की फैमिली के बारे में बताने लग जाती है कि चियाशु के डैड अभी कोमा में है। उनके डैड के इलाज में हर महीने लाखों के युआन का खर्चा होता है, तो क्या तुम्हारे पास इतना टाइम और पैसा है उसे केयर करने के लिए। वो कहती है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। अब जियान कहती है कि क्या तुम्हें ये पता है कि उसके डैड एक मर्डरर है, जिन्होंने ड्रंक एंड ड्राइव में किसी की जान ले ली थी, और उस सजा से बचने के लिए उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश करी, जिस वजह से उन्हें जेल दी हुई। वो कहती है कि मुझे सब पता है, और चियाशु जितना कर सकता था उसने उतना किया, और कोर्ट ने जितना कम्पेंसेशन भरने के लिए कहा था उसने उतना भरा। वो अब उसकी बुराई करने लग जाती है और कहती है कि उसके डैड ने मेरे डैड को मारा था। इसका जिम्मेदार वो याशु को भी मानती थी, इसीलिए वो इतने टाइम तक उसे बार बार परेशान कर रही थी, उसे अपने डैड के करने पर गिल्टी फील कराने के लिए। वो उससे कहती है कि अगर तुम सोचती हो कि वो तुमसे प्यार करता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो बिना प्यार के बड़ा हुआ है, इसलिए उसे पता ही नहीं कि प्यार होता क्या है। यहाँ वो उसे अपनी इनोसेंसी भी दिखा रही थी और चियाशु को ब्लेम कर रही थी अपने पापा की मौत के लिए। वो कहती है कि मुझे दुख है तुम्हारे लिए, लेकिन अगर तुम इनोसेंट हो तो चियाशु भी इनोसेंट है, क्योंकि उसने भी कुछ नहीं किया है। चियांग चाहती थी कि वो जैसु को छोड़ दे, क्योंकि वो जैसु को खुश नहीं देखना चाहती थी। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि डैड को खोना बहुत ही मुश्किल चीज है, लेकिन जरा सोचो इसमें जैसु की तो कोई गलती नहीं थी, और तुम इस वजह से जैसु को हर्ट नहीं कर सकती। ऐसा कहकर वो चली जाती है। यहाँ बैठे हुए जज उसके बारे में ही सोच रहे थे कि मैं इतने सालों से इस केट के साथ जीता रहा, न जाने कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी होगी। अपने डैड के इलाज के लिए उसे इतने पैसे कमाने के लिए न जाने रात में कितना जागना पड़ता था। वो काफी सैड होती है, तभी वहाँ पर जैसु आता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम किसी बात से सैड हो। यहाँ पर वो उसे चैन के बारे में कुछ नहीं बताती। अगले दिन हम देखते हैं कि दोनों भाई बहन चेशुआन को पिक करने के लिए आते हैं। इसका भाई तो चोरी छुपे मिरर में इन दोनों को ही देख रहा था कि ये दोनों पीछे कर क्या रहे हैं, और जब डॉन लूसी के क्लोज होता है तो ये कहता है कि थोड़ा शर्म करो, तुम्हारा भाई यही बैठा है। लेकिन डॉन कहता है कि पागल, मैं तो इसका सीट बेल्ट लगा रहा हूँ। इसके बाद ये तीनों रेस्टोरेंट आते हैं और यहाँ पर जोआन को लूसी का हाथ पकड़ा देख बाकी दोस्त पूछने लग जाते हैं कि क्या ये दोनों डेट कर रहे हैं। बॉन्ग कहता है कि नहीं, क्या तुम्हें नहीं पता, हमने भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि हाँ लूसी मेरी गर्लफ्रेंड है। सब हैरान होकर बोलते हैं कि लेकिन तो तुम पहले इसे अपनी बहन बताया करते थे। लेकिन दुआन ने एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली मुझे काफी टाइम से लूसी पर क्रश था, लेकिन एम्बैरेसिंग की वजह से बता नहीं पाता था। सभी लोग सांग्यांग से पूछने लगे कि क्या तुमने भी परमिशन दे दी है इन दोनों को डेट करने के लिए, जिसके बाद वो यस कहता है, जिसे सुन सब कहते हैं कि हाँ हाँ सही है, लेकिन अगर हम दुआन की जगह होते तो ये सांग्यांग हमें जान से मार डालता। यहाँ पर ये सभी मिलकर ड्रिंक करते हैं, लेकिन ये बंदी तो कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है। लेकिन दुआन ड्रिंक नहीं करता। एक्चुअली वो शुरू से ही ज्यादा ड्रिंक नहीं करता। वो ये कहा करता है कि मुझे ड्रिंक से एलर्जी है। लूसी पूरी तरह से ड्रंक थी, इसलिए दुआन उसे घर छोड़ने के लिए आता है। वो कहती है कि क्या तुम्हें सच में ड्रिंक से एलर्जी है। वो कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे एक बार चेक करना है, और फिर तभी वो उसे किस करता है। लेकिन किस करने के बाद कहता है कि अरे मुझे तो कोई एलर्जी नहीं है, इसलिए वो दोबारा से किस करता है। उसके बार बार
किस करने की वजह से लूसी शर्माने लगती है, इसलिए अब वो उसे फटाफट से बाय कहकर घर के अंदर आ जाती है। जब वो अपने रूम में होती है तभी उसकी मम्मा उससे मिलने आती है। वो कहती है कि जब तुम दुआन के साथ नीचे थी तो तब मैंने तुम्हें उसके साथ देखा, यानी कि तुम दुआन को डेट कर रही हो। ऐसा सुनकर लूसी शांत हो जाती है। कहती है कि मॉम मैं आपको बताने ही वाली थी, लेकिन मॉम समझाती है कि देखो तुम दोनों का कोई मैच नहीं, क्योंकि उसके फादर एक खूनी थे, क्योंकि उन्होंने जिस पर्सन को मारा था उसके घर वाले आज भी दुआन को परेशान किया करते हैं, जो कि इन फ्यूचर तुम्हें भी कर सकते हैं, और तुम दुआन के साथ रहकर ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकती हो। लूसी समझाती है कि मम्मा दुआन मुझे सच में लाइक करता है एंड मैं भी उसे लाइक करती हूँ। वो कहती है कि तुम दोनों में काफी एज गैप है, इसलिए आराम से सोच लो कि क्या सच में तुम्हें उससे प्यार है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे लूसी इन सभी बातों को सोचकर बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। दुआन अगर पूछता है कि क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। वो कहता है कि वैसे मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करने की सोच रहा हूँ। वो कहती है कि हाँ ठीक है, बात कर लेना। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि लूसी अपने मॉम के साथ मार्केट गई। तब फिर उसके पीछे से उसके डैड ने चुपके से दुआन को घर पर बुला लिया, क्योंकि अब उन्हें भी सब पता चल चुका है। वो कहते हैं कि मैं बहुत खुश हुआ था जब मुझे तुम्हारे और लूसी के बारे में पता चला था, क्योंकि तुम शुरू से उसका ख्याल रखते आए हो, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम आगे भी उसका ख्याल रखोगे। लेकिन मैं तुम्हारी फैमिली का सोचकर परेशान हूँ, यानी तुम्हारे फादर अभी भी कोमा में हैं। फादर कहते हैं कि मुझे ऐसे पर्सनल क्वेश्चन पूछना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आगे लूसी को कोई भी प्रॉब्लम फेस करना पड़े। वो अभी छोटी है, जिसे प्यार के सिवा कुछ और नहीं दिख रहा, इसलिए मैं और उसकी मॉम दोनों इस बात से परेशान है कि वो फ्यूचर में तुम्हारे साथ कैसे रह पाएगी। एक्चुअली लूसी की फैमिली काफी ज्यादा रिच है, इसलिए लूसी के पेरेंट्स चाहते हैं कि लूसी का बड़े रिच घर में रिश्ता हो, ताकि वो पूरी लाइफ खुश रह सके। इन बातों को दुआन समझ जाता है और कहता है ठीक है, मैं आपका मतलब समझ गया, इसलिए मैं कोशिश करूंगा सब ठीक करने की। ऐसा कहकर वो यहाँ से चला जाता है। खैर ये सब बात जब उसे पता चलती है तो वो अपने पेरेंट्स से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो गुस्सा करके अपने रूम में चली जाती है। रूम में आकर वो दुआन से बात करने लगी। यहाँ वो उसे समझाती है कि तुम मेरे लिए एकदम परफेक्ट हो, इसलिए दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो। लेकिन दुआन ऐसे शो करने की कोशिश करता है जैसे वो उदास नहीं हो। वो कहता है कि मैं कल वापस अपने होम टाउन जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ अर्जेंट काम है। वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, डैड ने मुझे कुछ नहीं बोला, इसलिए बस आराम से सो जाओ। ऐसा कहकर उसने फोन कट कर दिया, लेकिन वो परेशान होना बंद नहीं करती, क्योंकि उसे मालूम है कि दुआन काफी ज्यादा उदास है। सुबह होते ही लूसी अपना सामान लेकर जाने लगती है। ऐसा देखकर पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। वो अपने पेरेंट्स से कहती है कि देखिए मम्मा पापा, दुआन जैसा भी है और वो जिस कंडीशन में भी है, मैं उसे हमेशा सपोर्ट करूंगी, क्योंकि मैं उसे सच में पसंद करती हूँ। यानी हम दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर बहुत ही ट्रू है। आप दोनों को उसके ऊपर विश्वास नहीं होगा, लेकिन आप कम से कम मुझ पर तो ट्रस्ट करिए और हमें कुछ टाइम दीजिए। और अब मैं बड़ी भी हो गई हूँ, मैं कोई बच्ची नहीं रही, इसलिए मैं अपने लाइफ के डिसीजन खुद से ले सकती हूँ। पेरेंट्स सब कुछ नहीं कहते। अब वो वापस से उसके होम टाउन आ जाती है। दुआन उसे कॉल करके पूछता है कि तुम वापस क्यों आई हो। वहीं रुको, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अब लूसी वहाँ बैठकर वो दिन याद करती है जब वो ऐसे ही दुआन के लिए सब कुछ छोड़कर उससे मिलने आई थी, कि तभी यहाँ पर दुआन आ जाता है और वो कहता है कि तुम ठीक हो, यानी तुम अचानक से वापस क्यों आ गई। अब वो उसे कुछ स्टार्स दिखाती है जो उसने तब लिखे थे जब वो छोटी हुआ करती थी। एक में लिखा होता है कि मेरा एक सीक्रेट है कि मैं किसी को बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ, जो कि मेरे भाई का दोस्त है दुआन। यहाँ दुआन के नाम की स्पेलिंग सही नहीं थी, क्योंकि उस टाइम वो काफी छोटी थी। दूसरे चिट पर लिखा होता है कि मैं बड़ी होकर पैसे कमाऊंगी ताकि मैं दुआन की हेल्प कर सकूं। ऐसा देखकर वो काफी हैरान होता है। वो कहती है कि ये बात सच है कि मैं तुम्हें बचपन से ही लाइक करती हूँ, इसलिए मैं कभी तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी। वो कहती है कि मैं तुम्हारे बिन नहीं जी पाऊंगी। ये सब सुनने के बाद वो उसे हक कर लेता है और वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा, फिर चाहे उसे उसके पेरेंट्स से ही क्यों ना लड़ना पड़े। इसके बाद हम देखते हैं कि दुआन घर में है और वो बातें याद कर रहा है कि लूसी पहले भी इसी तरह से रोई थी, यानी वो उसे खुशी से ज्यादा गम देता है। इसलिए जब लूसी उसके पास आई तो वो उससे प्रॉमिस करता है कि अब मैं तुम्हें कभी भी रोने नहीं दूंगा। मुझे ये बात तुमसे बहुत पहले बोल देनी चाहिए थी कि मैं तुम्हें सच में काफी ज्यादा लव करता हूँ, तुम सच में मेरी लाइफ हो। ये सब सुनने के बाद वो दोनों किस करते हैं और बस ऐसे ही करके ये दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब नेक्स्ट डे वो कंपनी डायरेक्टर से मिलता है और कहता है कि मैं कंपनी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अब मैं लूसी के होम टाउन जाकर सेट होना चाहता हूँ, यानी खुद की कंपनी बनाना चाहता हूँ, ताकि मैं लूसी के पेरेंट्स को मना सकूँ और जियान के फैमिली के टॉर्चर से लूसी को बचा सकूँ। वो सभी कहते हैं कि ठीक है, हमसे जितनी मदद हो पाएगी हम तुम्हारी कराएंगे। ऐसा सुनकर वो खुश होता है, लेकिन तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है, इसलिए वो हॉस्पिटल आता है कि आपके डैड की कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए आप लास्ट टाइम उनसे बात कर लीजिए। अब वो इमोशनल होकर अपने डैड के पास आता है। वो कहता है कि अगर आप अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर लेते तो कब का जेल से वापस आ जाते और हमारी एक अच्छी लाइफ होती, साथ ही साथ मॉम भी जिंदा होती।
यानी आपके कोमा में जाने की वजह से वो काफी ज्यादा परेशान रहने लगी। ऊपर से हमें पैसों की बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम थी, इसलिए मॉम ने अपनी बीमारी को छुपा के रखा ताकि पैसे खर्च ना हो सके। लेकिन जब हम मॉम को लेकर हॉस्पिटल आए तब तक बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। यानी मेरे पास सिर्फ आप हो डैड, और अगर आप चले गए तो मैं कैसे अकेले रहूंगा। वो कहता है कि मैंने वो सभी कर्ज पूरा कर दिया है जो आपके ऊपर था, और मैं बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करता क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मैं भी आप ही की तरह कोई गलती न कर दूं। कि तभी वहाँ पर दुआन के डैड की सांसें बंद हो जाती हैं, यानी कि अब उनकी डेथ हो चुकी है। लेकिन जाने से पहले वो ये सुन चुके थे कि वो उन्हें माफ कर चुका है। जब वो बाहर आता है तो वो उसे हक करती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं है। वो उसे चुप कराती है, जो कि इस टाइम बहुत ही बुरी तरह से रो रहा था। उसे उम्मीद थी कि डैड कभी न कभी कोमा से जागेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब नेक्स्ट सीन में वो अपनी मॉम के ग्रेव पर आता है। अब वो यहाँ पर लूसी से इंट्रोड्यूस कराता है। वो कहता है कि मॉम ये वही लड़की है जिसके बारे में मैंने आपको बहुत पहले बताया था, लेकिन अब हम दोनों लवर्स बन चुके हैं। लूसी दुआन की मॉम को हाय हेलो करने लगी और कहती है कि दुआन एक बहुत ही अच्छा इंसान है और मैं इसका हमेशा ख्याल रखूंगी। ऐसी बातें सुनकर दुआन बहुत खुश होता है। ऐसे ही करते करते बहुत दिन बीत जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों साइकिल चला रहे होते हैं और दोनों बहुत ही खुश है। दुआन सोच रहा होता है कि वो कितना लकी है जो उसे लूसी जैसी लड़की मिली। अब ये दोनों बात करते हैं जहाँ दुआन बताता है कि मैं अब अपनी खुद की कंपनी बनाने जा रहा हूँ जिसमें मुझे पूरे 2 साल लगेंगे। तब तक तुम यहीं रहकर अपनी ग्रेजुएशन पूरी करो। वो कहती है कि तुम यहाँ रहकर भी अपनी कंपनी बना सकते हो। वो कहती है कि तुम यहाँ पर भी कंपनी बना सकते हो, तो फिर वहीं क्यों जा रहे हो। वो कहता है कि इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे पेरेंट्स की विश पूरी करना चाहता हूँ और उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट पार्टनर हूँ। एंड देन लूसी इस चीज के लिए मान जाती है। अब वो उसे हक करके ऑल द बेस्ट कहने लगती है क्योंकि आखिरकार वो ये सब लूसी के लिए ही कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सारा सामान पैक करता है एंड लूसी इसके लिए खाना बनाती है। तभी वो उसके पास आता है और कहता है कि मैं 2 साल के लिए जा रहा हूँ तो तुम मुझे मिस नहीं करोगी क्या। तो वो घूम कर उसे किस करने लगती है एंड देन वो उसे गोद में उठाकर रूम में ले जाता है। वो फाइनली फ्लाइट से जा रहा है खुद का बिजनेस बनाने जिसे लूसी छोड़ने के लिए आई थी। वो जा रहा होता है इसलिए वो उसे टाइटली हक करती है। वो भी उसे हक करते हुए रोने लगता है, लेकिन वो प्रॉमिस करता है कि वो लूसी से मिलने के लिए आता रहेगा। दुआन अपनी खुद की बिल्डिंग बनाने के लिए अलग अलग कंपनीज में आता है, यानी कौन सा प्लेस उसके वर्क के लिए सुटेबल है वो यही सब चेक कर रहा होता है। वो कुछ लोगों का इंटरव्यू लेता है ताकि वो कुछ लोगों को फटाक से काम पर लगवा सके। नेक्स्ट सीन में हम दुआन को उसके सभी दोस्तों के साथ देखते हैं। यहाँ पर 4 दोस्त हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर उसे लूसी की कॉल आती है जिसे वो सभी के सामने अटेंड करता है। कॉल कट होने के बाद वो अपने दोस्त से एक फेवर मांगता है कि जब भी तुम्हारे पेरेंट्स फ्री हो तो मुझे जरूर बताना क्योंकि मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वो इस चीज से मान जाता है, इसलिए नेक्स्ट डे ही वो अपने पेरेंट्स से पूछकर उसे घर पर बुला लेता है। लूसी की फैमिली के लिए वो काफी कुछ खाने के लिए लाया था। इसके बाद पूरी फैमिली साथ में लंच करती है। मौका देखकर दुआन अपनी बात रखता है। यही सब कि आप लोग लूसी को लेकर बहुत ही ज्यादा टेंशन में थे कि वो मेरे साथ कैसे रहेगी, कहीं उसे वो लोग परेशान तो नहीं करेंगे जिनकी फैमिली मेंबर का एक्सीडेंट मेरे फादर द्वारा हुआ था। इसलिए अब मैं अपनी सिटी छोड़कर यहाँ आ गया हूँ एंड यहाँ आपकी सिटी में ही अपना बिजनेस बना रहा हूँ जिसमें मुझे पूरे 2 साल लग सकते हैं, लेकिन तब तक लूसी की ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगी। मैं इन बातों से आप लोग को ये ट्रस्ट दिलाना चाहता हूँ, मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा और हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। ये सब सुनने के बाद फाइनली लूसी के पेरेंट्स ने उनके रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उन्हें यही तो चाहिए था कि लूसी को एक ऐसा पार्टनर मिले जो उसे हमेशा खुश रखे और हमेशा प्रोटेक्ट करे। अब हम देखते हैं कि वो घर आकर लूसी से बात करता है। वो पूछती है कि भला तुम आज इतना खुश क्यों हो, और अब दुआन पूरी बात लूसी को बताता है कि एक्चुअली मैं आज तुम्हारे पेरेंट्स से मिला, उन्होंने हमारे रिश्ते को हाँ बोल दी है। लूसी भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, कहते हुए कि तुम सच में बेस्ट हो, आखिर तुमने मेरे पेरेंट्स को मना ही लिया। पूछने लगती है कि आखिर तुम इस मंथ के लास्ट में फ्री हो सकते हो। वो बोलती है कि जिस गेमिंग कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया है वो मैं जीत चुकी हूँ, इसलिए अब मुझे अवार्ड मिलेगा। ऐसा सुनकर वो उसके लिए काफी खुश होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो कहता है कि सॉरी मैं अवार्ड इवेंट में नहीं आ पाऊंगा क्योंकि अभी अभी मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की है, इसलिए बहुत सारे काम हैं जो कि मुझे पूरे करने हैं। वो कहती है कि ठीक है मैं समझ सकती हूँ। अब काफी दिन बीत जाते हैं और अब वो अवार्ड इवेंट भी आ जाता है। इस इवेंट में स्पेशल गेस्ट के आने की तैयारियां हो रही थी जो कि एक काफी बड़ा गेम इन्वेंटर है। एक तरफ ये दुआन को कॉल मैसेजेस करने में बिजी है कि आखिर ये बंदा गया तो गया किधर, कम से कम इसे वीडियो कॉल पर तो आना चाहिए। तभी पीछे से आवाज आती है कि ये हैंडसम लड़का आखिर कौन है, जिसे जैसे ही लूसी ने देखा तो वो और कोई नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड दुआन होता है। वो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश और हैरान होती है कि तुम यहाँ कैसे, जबकि तुम तो आने वाले नहीं थे। दुआन बताता है कि इस कंपनी को मेरी कंपनी से इन्विटेशन आया था इसलिए मुझे भी आना पड़ा और स्पेशली तो मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। दोनों लोग
यहाँ पर लवी डवी बिहेव करते हैं। तभी लिन कहती है कि क्या मैं पागल हूँ जो तुम लोगों के साथ बैठी हुई हूँ। वो कहता है कि पता नहीं क्यों ये टाई बहुत ही ज्यादा टाइट है। तो फिर वो उसकी टाई ठीक करने लगती है, जिसके बाद वो अचानक से उसे किस करने लगता है। ऐसा देखकर वो सरप्राइज हो जाती है, लेकिन फिर बाद में शर्माने लगती है। वेल, ये लोग हंसी मजाक कर ही रहे थे, तभी स्टेज पर दुआन को बुलाया जाता है क्योंकि वही इस इवेंट का स्पेशल गेस्ट है। ऐसा सुनकर लूसी काफी ज्यादा हैरान होती है। वो स्टेज पर आकर स्पीच देता है, जिसकी लूसी वीडियो बनाती है। लूसी वीडियो बनाने की कोशिश करती है, लेकिन ठीक से बन नहीं पाता क्योंकि बहुत सारे लोग सामने खड़े होते हैं। तभी दुआन अपना माइक पकड़ के आगे आता है और कहता है, माफ करना, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ठीक से दिख नहीं रहा था, इसलिए मैं थोड़ा आगे आ गया। ये सुनकर सभी लोग लूसी को देखकर शॉकिंग साउंड करने लगते हैं। अब लूसी शर्माते हुए अपना फोन नीचे करती है। इनके बीच हम मिंग और शिंग को भी देखते हैं, जो कि अब एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वेल, अब लूसी को भी अवार्ड मिलता है। सभी लोग साथ में फोटोज क्लिक कराते हैं। वेल, ऐसे ही करते करते 2 साल बीत जाते हैं और यहाँ पर लूसी और लूसी के फ्रेंड्स की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, इसलिए ये सभी बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। दुआन इन सभी के वीडियोस बना रहा था और लूसी की हरकतों पे काफी ज्यादा हंस रहा था। कहीं न कहीं ये सब उदास है क्योंकि अब ये सभी अलग जो होने वाले हैं। वेल, तभी लूसी अपने फ्रेंड से कहती है कि तुम्हारा मेकअप खराब हो गया है, तो जाओ अपना मेकअप ठीक करके आओ क्योंकि अभी हमें और भी फोटोशूट कराने हैं। वेल, ये लोगों का प्लान होता है क्योंकि आज उसका बॉयफ्रेंड उसे प्रपोज करने वाला है। सभी लोग यहाँ पर प्रपोजल की तैयारी करते हैं और जब वो आती है तो वो उसका आंख बंद करके अंदर लेकर आती है, लेकिन फिर तभी वो साइड हट जाती है और पीछे से दुआन आता है उसे प्रपोज करने के लिए। लूसी ऐसा देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। तभी यहाँ पर लूसी की फैमिली आती है और दुआन उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसके बाद वो हाँ कहती है और ये दोनों किस करते हैं। सभी लोग काफी ज्यादा खुश होकर इन्हें देख रहे होते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।